नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ीगला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के समाचार। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। यूपीएससी में चयनित हरियाणा के युवाओं का सम्मान। सीएम नायब सैनी ने अभ्यर्थियों को किया सम्मानित। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने दिया युवाओं को संदेश। अंबाला हत्याकांड को लेकर पुलिस ने 3 राज्यों में चलाया ऑपरेशन। दुबई भागने से पहले लखनऊ एयरपोर्ट से पकड़े 4 आरोपी। पुलिस गिरफ्त में अंबाला हत्याकांड के आरोपी। अंबाला पुलिस अधीक्षक अजीत सिंह शेखावत ने दी जानकारी। डीजीटी शिक्षकों को सरकार ने दी बड़ी राहत। ड्यूटी को लेकर किया बड़ा फैसला। सरकार ने इन शिक्षकों का 1 साल के लिए बढ़ाया अनुबंध। और अब समाचार विस्तार से। चंडीगढ़ में आज यूपीएससी में चयनित हरियाणा के युवाओं के लिए अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया। अभिनंदन समारोह में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शिरकत की। इस दौरान मंच पर सीएम नायब सैनी ने यूपीएससी में चयनित अभ्यर्थियों को सम्मानित किया। इस दौरान उन्होंने चयनित अभ्यर्थियों को बधाई व शुभकामनाएं भी दी। सीएम नायब सैनी ने यूपीएससी में चयनित हरियाणा के युवाओं की सराहना की। इससे पहले मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सिविल सेवा में चयनित अभ्यर्थियों से मुलाकात भी की। उन्होंने युवाओं की कड़ी मेहनत की सराहना करते हुए उनकी उपलब्धियों पर भी चर्चा की। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने चयनित हरियाणा के युवाओं को यूं ही मेहनत करते हुए आगे बढ़ने का संदेश दिया। नवचयनित हमारे सिविल सेवा परीक्षा के सभी अधिकारी, आप सबको, आपके माता पिता को मैं आज बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। ये आपकी कड़ी मेहनत का परिणाम है और इस कड़ी मेहनत के पीछे एक ताकत भी है जो हमें प्रेरित करती रहती है कि आप आगे बढ़िए। वो दिखाई भी नहीं देती, परंतु पीछे से हमारा पूरा सपोर्ट करती है। हम आगे बढ़ते हैं। रास्ते के ऊपर अगर कहीं दिक्कतें आती हैं तो उन दिक्कतों का भी समाधान कर देते हैं। आज वो लोग भी आपके साथ यहीं विराजमान हैं, आपके अभिभावकगण। मैं उनको भी बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। और ये हरियाणा के लिए भी बहुत गर्व की बात है। मैं अभी अनुराग जी से पूछ रहा था, क्या पहले भी हरियाणा की इतनी बड़ी लिस्ट आई है क्या यूपीएससी की? तो कहने लगे कि शायद आज तक कोई इतनी बड़ी लिस्ट नहीं आई जितनी हमारा यूपीएससी का जो ही रिजल्ट आया। और उस रिजल्ट के अंदर सबसे ज्यादा बच्चे हमारे हरियाणा के इसमें सिलेक्ट हुए हैं। मुझे ये खुशी भी है कि हमारा युवा आज मेहनत कर रहा है, आज संघर्ष करता है, और जब मेहनत करता है तो उसके परिणाम आते हैं। परिणाम छुपते नहीं हैं। ये आपकी उस परिश्रम की, आपकी उस मेहनत की ये पराकाष्ठा है। हरियाणा के अंबाला जिले में हुए नारायणगढ़ हत्याकांड ने अब राष्ट्रीय स्तर पर कानून व्यवस्था के सवालों को घेरे में ला खड़ा किया है। इस सनसनीखेज हत्या में शामिल न सिर्फ स्थानीय बदमाशों का नाम सामने आया है, बल्कि अब ये मामला दिल्ली तक फैले गैंग और हथियारों के सप्लाई नेटवर्क से भी जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। हरियाणा पुलिस ने हथियार सप्लाई करने वाले 4 आरोपियों को लखनऊ एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया है, जो दुबई भागने की फिराक में थे। अंबाला पुलिस अधीक्षक अजीत सिंह शेखावत ने प्रेस को जानकारी देते हुए बताया कि नारायणगढ़ के रज्जो माजरा गाँव में जिस युवक की गोली मारकर हत्या की गई थी, उसमें इस्तेमाल किए गए हथियार इन्हीं 4 आरोपियों ने उपलब्ध कराए थे। चारों आरोपी यमुनानगर जिले के रहने वाले हैं और पिछले 1 महीने से फरार चल रहे थे। हरियाणा पुलिस ने यूपी पुलिस की मदद से एयरपोर्ट पर ही इन चारों को गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि इन्हें पकड़ने के लिए 3 राज्यों के 10 से अधिक जिलों में दबिश दी गई थी। जांच के दौरान
ये भी सामने आया कि इन आरोपियों के दिल्ली के एक हाई प्रोफाइल प्रॉपर्टी बिल्डर की हत्या से भी तार जुड़े हुए हैं। वहीं पुलिस का कहना है कि अब इस नेटवर्क के हर पहलू को उजागर किया जाएगा और जो भी इस गिरोह में शामिल होगा उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर अरविंद पनगड़िया और सदस्यों ने हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और राज्य के आला अधिकारियों के साथ बैठक की। मुख्यमंत्री, जिनके पास वित्त मंत्री का भी प्रभार है, उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ राज्य के वित्तीय मामलों और रणनीतियों पर विस्तार से चर्चा की। बैठक में हरियाणा के आर्थिक ढांचे से संबंधित वित्तीय मुद्दों का समाधान और संसाधनों के आवंटन को बढ़ाने पर चर्चा की गई। राज्य के आर्थिक प्रदर्शन के बारे में जानकारी देते हुए आयोग को अवगत करवाया गया कि वर्ष 2024-25 के लिए हरियाणा का सकल राज्य घरेलू उत्पाद 6,70,033 करोड़ रुपए अनुमानित है। देश में प्रमुख राज्यों में हरियाणा 3,53,182 रुपए प्रति व्यक्ति आय के साथ दूसरे स्थान पर है और इसके अतिरिक्त हरियाणा देश का पहला राज्य है जिसने राज्य में सभी फसलों की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद सुनिश्चित की है। वर्ष 2024-25 में भारत के कुल जीएसटी संग्रहण में योगदान के मामले में हरियाणा 5वें स्थान पर है। इसके अलावा प्रति व्यक्ति जीएसटी संग्रहण में हरियाणा प्रमुख राज्यों में पहले स्थान पर है और मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव ने आयोग को आश्वासन दिया कि राज्य सरकार जल्द ही केंद्र प्रायोजित योजनाओं के तहत हरियाणा के लिए धन के विभाजन के संबंध में एक विस्तृत ज्ञापन पेश करेगी। हरियाणा के सरकारी स्कूलों में HKRN के तहत सेवाएं दे रहे टीजीटी शिक्षकों को सरकार ने बड़ी राहत दी है। सरकार ने इन शिक्षकों का अनुबंध 1 साल के लिए बढ़ा दिया है। अब यह शिक्षक 31 मार्च 2026 तक ड्यूटी कर सकेंगे। इससे पहले 1 अप्रैल 2025 को इन शिक्षकों को सरप्लस दिखाकर शिक्षा विभाग की तरफ से कार्य मुक्त कर दिया गया था। शिक्षा निदेशालय की ओर से सभी जिला मौलिक शिक्षा अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं और शिक्षा निदेशालय की तरफ से जारी आदेशानुसार जिन टीजीटी के पदों पर नियुक्त शिक्षकों को सरप्लस होने के कारण कार्यभार मुक्त कर दिया गया था, उनका कॉन्ट्रैक्ट 31 मार्च 2026 यानी 1 वर्ष तक के लिए बढ़ाया जाता है। ये शिक्षक फिर से उन स्कूलों में बच्चों को पढ़ाएंगे जिनमें वो पहले से पढ़ा रहे थे। वहीं प्रदेश के स्कूलों को सरप्लस बताकर हटाए गए 252 पीजीटी शिक्षकों का भी 1 साल का अनुबंध बढ़ाने पर विचार चल रहा है। हरियाणा के ऊर्जा, परिवहन और श्रम मंत्री अनिल विज ने सिंधु जल समझौते का पानी छोड़ने को लेकर पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि पाकिस्तान की किस्मत में रोना ही है। अगर हम पानी रोकते हैं तो भी रोता है और अगर हम पानी छोड़ते हैं तो भी वो रोता है। उन्होंने कहा कि यह हमारा पानी है, हम इसे जैसे भी इस्तेमाल करें। उन्होंने इस मामले में पूर्व की कांग्रेस सरकार को घेरते हुए कहा कि यह तो 1960 में हमारे कुछ पाक परस्त नेताओं ने हिंदुस्तान का ध्यान न रखकर पाकिस्तान को फायदा पहुंचाने के लिए ट्रीटी कर दी, मगर अब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और नरेंद्र मोदी वही करते हैं जिससे भारत को फायदा होता है। वहीं पहलगाम आतंकी हमले पर बोलते हुए विज ने कहा कि जिस तरीके से हिंदुओं को चुन चुन कर धर्म और जात पूछकर गोली मारी गई, आतंकी तो यही चाहते हैं कि हिंदू और मुसलमान अलग अलग हो जाएं। वह हिंदू और मुसलमान के बीच गैप डालना चाहते हैं, लेकिन वह किसी भी हालत में अपने मकसद में कामयाब नहीं होंगे। पाकिस्तान की किस्मत में तो अब रोना ही रोना है। अगर हम पानी रोकते हैं तो भी रोता है, पानी छोड़ते हैं तो भी रोता है। ये तो हमारा पानी है, हम इसे जैसे मर्जी इस्तेमाल करें। वो तो 1960 में हमारे कुछ पाक परस्त नेताओं ने हिंदुस्तान का पूरा ध्यान ना रखकर पाकिस्तान को फायदा पहुंचाने के लिए ये ट्रीटी कर दी थी। लेकिन अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है और नरेंद्र मोदी वही करता है जिससे भारत को फायदा होता है। देखो, ये अब इतना बड़ा कांड हुआ है तो उन्होंने रेकी तो की होगी, प्लानिंग तो की होगी। और पीछे जो उनके आका हैं, अब बताया जा रहा है उनके पास से एक सैटेलाइट फोन भी उनके पास था। तो सैटेलाइट फोन आम आदमी तो रख नहीं सकता, तो इसका मतलब ये है कि डीप रूटेड पीछे इनके आका थे जो सारा का सारा इनको गाइड कर रहे थे। और बताया तो यहाँ तक जा रहा कि इनके हेलमेट के ऊपर कैमरे लगे हुए थे, यानी एक एक को जो टारगेट दिए गए थे वो पूरे हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, ये पीछे कोई देख रहा था। तो देख रहा था, कौन देखेगा? पाकिस्तान के सिवा कौन है? पाकिस्तान ही जो है आतंकवादियों की जन्मभूमि है। हर कौम, हर जाति की एक जन्मभूमि होती है। आतंकवादियों की जन्मभूमि पाकिस्तान है और इसका
जो अंजाम है वो भुगतेगा भी पाकिस्तान। आज भुगते, कल भुगते, भुगतेगा भी पाकिस्तान। पहलगाम के आतंकी वारदात के बाद भारत सरकार द्वारा पाकिस्तानी नागरिकों को वापस भेजे जाने के आदेश के बाद करीब 2-3 दशक पहले पाकिस्तानियों के अत्याचारों से परेशान होकर और सब कुछ छोड़कर अपने बाल बच्चों के साथ लॉन्ग टर्म वीजा के तहत भारत आकर बसे हिंदू मूल के ज्यादातर पाकिस्तानी भारतीय नागरिकता ले चुके हैं और उनके बच्चों की शादियां भी यहीं हो चुकी हैं। ऐसे कई परिवार यहां फरीदाबाद के विभिन्न इलाकों में बसे हुए हैं और इसी कड़ी में मौजूदा हालातों को देखते हुए फरीदाबाद के हार्डवेयर चौक के पास स्थित राजीव कॉलोनी में बसे करीब 40 परिवारों के लोगों से बातचीत की, जिसमें उन्होंने बताया कि 26 साल पहले वर्ष 1999 में वे पाकिस्तानियों के जुल्मों सितम से तंग आकर वीजा लेकर सब कुछ छोड़कर अपने बच्चों के साथ यहां फरीदाबाद आकर बसे थे और अब उनके लगभग सभी परिवारों को नागरिकता मिल चुकी है और शेष 1-2 परिवारों की बाकी बचे हैं जिन्हें भी जल्द नागरिकता मिल जाएगी। इस दौरान उन्होंने पहलगाम हमले की निंदा करते हुए इस घटना की कड़ी निंदा करते हुए मोदी सरकार जिंदाबाद और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। मजनू दास है जी। हम 99 के अंदर आए हैं, 26 साल हो गए। बहुत वहाँ के जो अपना घर बार छोड़ के बच्चों को लेके आता है बंदा, वो कुछ ना कुछ दर्द के पीड़ा होता तब तो आता है। बहुत ही हमारे को दर्द था। ऐसे समझ लो भाई शेर के सामने बकरी, कैसे ही गुजरना है। बच्चों की हालत ऐसे थी भाई, वहाँ तालीम नहीं थी, संस्कृति नहीं थी, हिंदू बच्चे पढ़ते नहीं थे। वहां समझ ले बहुत दवा के अंदर था। हमारे को इतना पता नहीं था भाई हिंदू क्या होता है। इसी दुख के जार के अंदर बच्चों को हम लेके ये हिंदुस्तान की शरण में हम आए, तो वीजा लिया, वीजा लेके यहाँ आए हैं। आज हमारे 26 साल हो गए हैं और कानूनी कार्रवाई के ऊपर हम रह रहे हैं। वीजा भी हम बनवा रहे हैं और हम जो भी नागरिकता के लिए फार्म भी भर रहे हैं और कानूनी के दायरे में हम रह रहे हैं और अपनी खूब मेहनत करके रिज्क रोटी कमा के फ्रूट बेचते हैं, मेहनत करते हैं, अपना अच्छा बहुत गुजारा कर रहे हैं। बाकी दुख ये बात का होता है, ये पाकिस्तान वाले हमने देखा है, तुमने सुना है और हमने देखा है, ये धोखे से वार करते हैं, पीछे से, सामने वार नहीं करते। अभी भी देखो, अभी गुवामा के अंदर किया है, हिंदू मुसलमान को पूछ के मारा गया। ऐसे भी उधर भी ऐसे हमारे साथ होता है, किसी गली के अंदर ऐसे भी वहां भी होता है। किसी दुकान के अंदर जाओ, हिंदू को चाय नहीं पीने देते, हमारे हाथ के पकोड़े नहीं खाने देते। हमारे मंदिर के अंदर बहुत बहुत तकलीफ होती है। वो दर्द समेट के फिर अपना मुल्क छोड़ के जो आता है उसको दर्द होता है। तो यही हमारे यहाँ के नेताओं को और यहाँ की आवाम को यही हमारी गुजारिश है भाई, ये बच्चे लड़कियां लड़के हम लेके तुम्हारे शरण में आ गए, हमारे को नागरिकता भी मिल गई, सब कुछ भी है भाई, इतनी सपोर्ट कर सकते हो हमारे बच्चों को नौकरी, कोई प्राइवेट नौकरी, कोई फैक्ट्री के अंदर है, कुछ भी सहायता दे सकते हो। तो ये हमारे को दुख है भाई, ये हमारे को अभी तक सहूलत नहीं मिल रही है। हमारी लड़कियां, हमारे 3 लड़के हैं, 4 लड़के हैं हमारे, यहाँ शादी भी कर दी है। लड़की भी मैंने इंडिया वालों को दे दिया है और इंडिया वालों को भी मैंने लड़की ले लिया है। जो बाशिंदे हम यहाँ के ही बन गए हैं। अंबाला में 100 एकड़ फसल में आग लगने से किसान का बहुत बड़ा नुकसान हो गया। गांव मुजफ्फरा से शुरू हुई आग धीरे धीरे कई गांवों में फैल गई। मौके पर दमकल विभाग की गाड़ियां पहुंची और आग पर काबू पाने की कोशिश की गई, जिसमें लगभग 100 एकड़ फसल में आग लग गई, जिसमें पशुओं के लिए चारा उगाया जा रहा था। यमुनानगर में आए दिन सड़क हादसे हो रहे हैं। ताजा मामले में कार और बाइक की टक्कर में बाइक सवार पिता गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि बेटे को मामूली चोटें आईं। उन्हें इलाज के लिए निजी अस्पताल में लाया गया, जहां इलाज के दौरान पिता की मौत हो गई। कार चालक मौके से कार लेकर फरार हो गया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराने के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। परिजनों के बयान के आधार पर अज्ञात कार चालक के खिलाफ केस दर्ज कर आगामी जांच शुरू कर दी गई है। मृतक की पहचान 57 वर्षीय लियाकत अली निवासी कामी माशा के रूप में हुई है। जगाधरी में एक सड़क हादसे की खबर सामने आई है। जगाधरी में बुढ़िया चौक के पास लकड़ी से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली की टक्कर से बाइक सवार युवक घायल हो गया। ट्रैक्टर चालक ट्रॉली को छोड़कर वहीं पर फरार हो गया और घायल युवक को इलाज के लिए अस्पताल में दाखिल किया गया। यहां उसका इलाज जारी है। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और ट्रैक्टर ट्रॉली को कब्जे में ले लिया गया। घायल की पहचान प्योर निवासी गंगानगर कॉलोनी जगाधरी के रूप में हुई है। बुढ़िया गेट पुलिस चौकी के जांच अधिकारी राजीव कुमार ने बताया कि ट्रैक्टर ट्रॉली को कब्जे में लेकर चालक के खिलाफ केस दर्ज कर आगामी जांच शुरू कर दी गई है।
सूचना मिली थी कि इस पे बूढ़िया चौक के पास ट्रैक्टर ट्राली का बुलेट ट्राली के साथ एक्सीडेंट हो गया। जो मौके पर पहुंच गए, ट्रैक्टर ट्राली को थाने में भिजवा दिया, बुलेट ट्राली को अस्पताल सिविल में भिजवा दिया है और जो कार्रवाई ट्रैक्टर ट्राली खिलाफ करते हैं। सर किधर की तरफ से आ रहा सर ये व्यक्ति जो एक्सीडेंट हुआ सर? ये इधर से आता चूना भट्टी की तरफ, बूढ़िया रोड की तरफ जाता, तो ट्रैक्टर ट्राली भी उधर से आ रहा था। तो जो सर ट्रैक्टर ट्राली कब्जे में लिया, क्या ड्राइवर मिला या ड्राइवर भाग गया सर? तो आप देख रहे थे हरियाणा के समाचार और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।